वेलकम दोस्तों, मैं रुद्र और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये देखेंगे हम कि 1857 की क्रांति जब हुई, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और पाश्चात्य के इतिहासकारों ने उसे जो है सैनिक विद्रोह का नाम दिया। तो वो पहला एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट प्रयास था ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है काफी जो है इसको इस बात को बड़ी सीरियसली ली और उसने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस एक्ट का शीर्षक जो कैप्शन दिया गया, द एक्ट ऑफ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसे उन्होंने कहा कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये एक्चुअली में गुड नहीं था। देखेंगे हम कैसे कि ये कैसे वाकई में गुड नहीं था। इसकी एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये क्या बदलाव लाया। तो ऑल द इंडियन टेरिटरीज देन इन द पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो पहले क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल एक्ट्स पास करती थी, चार्टर एक्ट्स, लेकिन डायरेक्ट पोजीशन जो है वो कंपनी के हाथों में होता था। जो भी इंडियन टेरिटरीज थे गवर्नर जनरल के हाथों में होता था पूरा सुप्रीम कंट्रोल। और वो जो है, लेकिन इस एक्ट के तहत ऑल द इंडियन टेरिटरीज देन इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी बिकेम वेस्टेड इन द क्राउन। अब कंपनी का कोई रोल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि कंपनी को एक तरह से डिसबैंड कर दिया गया और उसके सारी टेरिटरीज का मालिक जो है डायरेक्टली वो क्राउन हो गया, वो जो है राजा हो गया ब्रिटेन का। एंड वेयर टू बी गवर्नड डायरेक्टली, और उनका शासन बाई एंड इन द नेम ऑफ क्राउन, राजा के जो है नाम में चलने लग गया। दूसरा बड़ा बदलाव क्या है कि इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब वो डबल डबल गवर्नमेंट हम देखेंगे क्या था। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारा सिविल और मिलिट्री पावर दिया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल कमर्शियल फंक्शंस का जो है मुहैया कराया था। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट खत्म हो गया। अब केवल एक सिंगल गवर्नमेंट रहा और वो रहा ब्रिटिश क्राउन। अब वो गवर्न कैसे करता था ये देखते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया वाज henceforth टू बी गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब जो है कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहेगा। अब इसका एक ही राजा रहेगा। जैसे ब्रिटेन राज हो रहा है वैसे इंडिया में भी राज व्यवस्था होगी। इट चेंज्ड द डेसिग्नेशन। जो पोजीशन है गवर्नर जनरल का वो बदल दिया गया, उसे कहा जाने लगा वायसरॉय। वायसरॉय इन द सेंस की रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि राजा का। अब ये वायसरॉय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस ये है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब वायसरॉय की नियुक्ति अब जो है ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट ब्रिटेन का राजा करता था और इसके पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी होने लग गए। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि वहीं से सीधे ही नियुक्त होता था। सो लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई? ये शायद एक बार प्रीलिम्स में आ चुका है पीसीएस में। तो डलहौजी नहीं थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो पहले उस टाइम गवर्नर जनरल थे उनको बना दिया गया वायसरॉय, फर्स्ट वायसरॉय। ये जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग। द पावर्स ऑफ द क्राउन वेर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक नई बॉडी बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो ब्रिटिश स्टेट है उसका एक सेक्रेटरी मतलब बनाया गया इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द पावर्स ऑफ द क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड। अब इंग्लैंड कहां पर है? यहाँ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ पर जो है इंडिया है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक जो है इंस्टीट्यूशन जो है बनाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्राउन ने। तो क्राउन का जो शक्ति है उसको एक्सरसाइज करने वाला ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ फॉर इंडिया।
अब इसको एक काउंसिल भी दिया गया 15 लोगों की। तो असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स नोन एज द काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल। और ये इंडियन काउंसिल जो है अबॉलिश हुआ था 1935 में। सो दिस काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, मतलब केवल एडवाइस दिया जा सकता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस काउंसिल के द्वारा, कोई बाउंडेशन नहीं था। जैसे पहले क्या था, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो जो है मेजॉरिटी वोट से डिसीजंस लिया जाता था। हालांकि 1786 में सर्टेन स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर्स दिए गए थे। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का डिमांड था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मान लिया था। बट यहाँ पर जो काउंसिल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, वो प्योरली एडवाइजरी बॉडी है। सो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो प्योरली एडवाइजरी बॉडी था कि नहीं था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, तो वहां का जो ब्रिटिश कैबिनेट जो गवर्नमेंट था वहां का एक मेंबर होता था। एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश कैबिनेट, कैबिनेट को प्रति उसकी जवाबदेही होती थी, उसकी जिम्मेदारी कैबिनेट के प्रति थी और किसी के प्रति नहीं थी। और द कंट्री वाज डिवाइडेड, यहाँ के प्रशासन में क्या जो है बदलाव हुआ, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय अ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उस गवर्नर के पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया। मतलब हम देख रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले से थी उसी का थोड़ा सा फैलाव हो गया, थोड़ा प्रसार हो गया, लेकिन कोई सब्सटेंशियल वे में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, कोई तरीके में बदलाव नहीं आया। जैसा पहला चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ रूल कर रही है और कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये प्रशासन में केवल सुधार के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया, और 1857 के विद्रोह के लिए, और ये बात जो है नहीं मानी गई कि आप जो है आपका रूल पर से जो है वो गड़बड़ है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोला कि सारी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को थोप दी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है उसने डिसबैंड कर दिया, और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारा पावर अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लिया। अब ये बताना, उसका नाम दे दिया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब अब से जो है शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चलेगा, प्लीज अब जो है विद्रोह मत करना, ये उनका एक मैसेज था। प्रोविंशियल मतलब कि जो प्रादेशिक, all the authority of the governance of India was vested in the Governor General in Council, who was responsible to the Secretary of State। मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, ये इसकी जवाबदेही ये तो है ही, लेकिन इसकी जवाबदेही जो है, ये जो वाइसरॉय और उसका जो काउंसिल है, इसकी जवाबदेही रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जवाबदेही किसके प्रति है, वो जो है ब्रिटिश कैबिनेट के प्रति है। यहां पर हम देखेंगे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश कैबिनेट। तो ये इसका एनालिसिस देखेंगे, ये मेंस में पूछा जा सकता है कि इन व्हाट वे 1858 वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट्स, पिछले चार्टर एक्ट से ये कैसे डिफरेंट था, तो ये हम बता देंगे और उसका एनालिसिस भी लिख देंगे। द एक्ट ऑफ 1858 वाज however largely confined to the improvement of the administrative machinery, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की गई, by which Indian government was to be superintended and controlled in England। कि मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो जो है इंग्लैंड में बैठ के जो है भारतीय प्रशासन पर उसका कब्जा था, लेकिन अब नहीं, अब जो है ब्रिटिश क्राउन। इट डिड नॉट चेंज इन एनी सब्सटेंशियल वे, सब्सटेंशियल मतलब कि कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ कि कैसे गवर्नमेंट जो है, कैसे प्रशासन शासन व्यवस्था जो है भारत में रहेगा। मतलब कि इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई भागीदारी नहीं थी भारतीयों की उस शासन व्यवस्था में। ये एक बहुत बड़ी कमी थी, इसीलिए ये लाइन लिखा है कि इट डिड नॉट चेंज इन एनी सब्सटेंस, कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ कि जब भारतीयों का, जब भाई हमारे देश में शासन है और हमारे ही लोगों को जो है इसमें कोई प्रतिनिधि, कोई भागीदारी नहीं, कोई इनका से नहीं है, तो कोई मूलभूत जो है इसका जो है परिवर्तन नहीं हुआ। दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया, जो व्यवस्था पहले से थी वही व्यवस्था अभी भी है, बस नाम परिवर्तन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे या ब्रिटिश कैबिनेट मतलब क्राउन रूल कर रहा था। सो ये इसकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग थी।
कहने को तो ये गुड नहीं था, गुड था, लेकिन ये गुड एक्चुअली में नहीं था। ये केवल एक मैसेज देना चाहते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोप कर। तो हम देखेंगे कि बाद में जो है कैसे जो है इंडियंस को जो है, भारतीयों को इसमें जो है शामिल करना शुरू हुआ। इंडियन काउंसिल्स एक्ट बाद में देखा जाएगा। सो कीप विजिटिंग द वीडियोस फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस। मैं रुद्र, थैंक यू।